जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है प्यारे दोस्तों। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। तो आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मैराथन, विज्ञान का मैराथन चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज इसका थर्ड पार्ट का 21वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोगों को विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो लगे रहिए बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ हमारे वीडियो पर अंत तक प्यारे दोस्तों। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम यानी Ca2+ की मात्रा बढ़ाता है। ओके, ऑप्शन ए इज कैल्सीटोनिन, ऑप्शन बी इज पैराथार्मोन PTH, ऑप्शन सी इज इंसुलिन, ऑप्शन डी इज थायरोक्सिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, कौन सा होने वाला है यानी निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम Ca2+ की मात्रा बढ़ाता है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। पैराथार्मोन यानी PTH जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पैराथार्मोन PTH का जो स्राव होता है पैराथायराइड ग्रंथि से होता है। क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से होता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है प्यारे दोस्तों। हड्डियों से कैल्शियम मुक्त करवाकर, ठीक है, गुर्दों में कैल्शियम को पुनः अवशोषण बढ़ाकर और विटामिन डी को सक्रिय कर आंतों से कैल्शियम अवशोषण बढ़ाकर। यदि बात किया जाए तो अनदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन का, तो कैल्सीटोनिन जो होता है यह रक्त में कैल्शियम कम करता है। यदि बात किया जाए इंसुलिन की प्यारे दोस्तों, तो रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो करता है क्या करता है? रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन की, तो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है प्यारे दोस्तों के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पैराथार्मोन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना DNA तथा राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं? ओके, यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन ए इज गोल्जी तंत्र, ऑप्शन बी इज लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी रिक्तिका। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी निम्नलिखित में किस कोशिकांग में अपना DNA तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो जी हाँ, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। तो यदि बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्या होता है? DNA, क्या होता है? DNA, RNA और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए यह कुछ प्रोटीन स्वयं भी बना सकता है। इसी कारण इसे अर्धस्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। ओके, यदि बात किया जाए यहाँ पर सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म पेयर सही सुमेलित है? ओके, ऑप्शन ए इज लाइपेज प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन यानी वसा का पाचन, ऑप्शन सी अमाइलेज यानी स्टार्च का पाचन, ऑप्शन डी पेप्सिन वसा का पाचन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो निम्नलिखित में कौन सा युग्म या पेयर सही सुमेलित है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर सही उत्तर की, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ठीक है, तो लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ ट्रिप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन का। लाइपेज जो है हमारा क्या करता है? वसा का, ठीक है। और एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज यानी स्टार्च का पाचन जो है सही सुमेलित है, जबकि लाइपेज गलत है। ओके, ट्रिप्सिन गलत है, पेप्सिन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात किया जाए यहाँ पर पेप्सिन की प्यारे दोस्तों, पेप्सिन की, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। किस चीज़ का? प्रोटीन का, ठीक है। यदि बात किया जाए यहाँ पर ट्रिप्सिन की, क्या? ट्रिप्सिन की प्यारे दोस्तों, तो यह प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है ये भी। और लाइपेज की यदि बात किया जाए प्यारे दोस्तों, लाइपेज की, तो ये है हमारा वसा का क्या करता है? पाचन करता है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, यही सही सुमेलित है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए, ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार। यदि आप कोई भी फल हो, केला हो, आम हो, यदि आप पकाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा प्यारे दोस्तों कि वो कौन सा गैस होता है जिसके चलते जो फल को पकाया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा यानी निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यदि बात किया जाए ए यानी एथिलीन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एथिलीन यानी C2H4 जो है एक प्राकृतिक पादप हार्मोन होता है। यह फलों के पकने की प्रक्रिया को क्या कर देता है? तेज कर देता है प्यारे दोस्तों। आजकल सुरक्षित रूप से एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 से फल पकाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई स्थानों पर इसे प्रतिबंधित किया गया है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, यदि किसी चालक में विभवांतर यानी वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध समान रहे तो धारा क्या होगी। ऑप्शन ए इज आधी, ऑप्शन बी इज 4 गुना, ऑप्शन सी इज 2 गुनी, ऑप्शन डी इज समान रहेगा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि यदि किसी चालक में विभवांतर यानी वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध समान रहे तो धारा क्या हो जाएगी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोगुनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो ओम के नियम के अनुसार यदि देखा जाए, ओम का जो नियम है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो यदि आर यहाँ पर स्थिर है तो यहाँ पर आई भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। भी आर यहाँ पर स्थिर है चूंकि, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी जो होगा 2 गुना किससे होगा? आई से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए इज सोडियम, ऑप्शन बी इज पारा, ऑप्शन सी इज एल्युमिनियम, ऑप्शन डी इज तांबा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। यदि बात किया जाए सही उत्तर का तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ, आप लोगों ने जो सही उत्तर दिया है लॉक कर दिया जाए, पारा यानी मरकरी। क्या? मरकरी, ठीक है। तो पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, ठीक है। इसका उपयोग पहले तो यहाँ पर जो है मरकरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। इसका उपयोग पहले थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता था, ठीक है। द्रव धातु जो है वो मरकरी यानी Hg और द्रव अधातु ब्रोमीन Br2 होता है, ठीक है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 26 का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन यानी H+ होते हैं, H+ देते हैं। सभी क्षार हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है? ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में प्यारे दोस्तों जो है हमारा सही उत्तर की पुष्टि करें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, आपका इंतज़ार रहेगा प्यारे दोस्तों आपके उत्तर का। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा। ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी के 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यानी सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, सभी क्षार हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो यदि बात किया जाए सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी 1 और दोनों देते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, सही उत्तर। तो आरेहिनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो है H+ आयन देते हैं और क्षार जो है OH आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत यानी ब्रोनस्टेड लॉरी लेविस अधिक व्यापक हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यह उत्तर सही माना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी यानी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इस वायु का, ऑप्शन बी नल जल का, ऑप्शन सी कांच का, ऑप्शन डी हीरा का। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी हीरा यानी डायमंड इज द करेक्ट आंसर। हीरा की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा तुझे मिल जाए। अरे तो तुमको तो हीरा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है इंडेक्स सबसे अधिक होता है, तो हीरा जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो सामान्य अपवर्तनांक की यदि बात किया जाए तो वायु का जो होता है इसमें अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। जल का जो होता है हमारा, जल का कितना होता है प्यारे दोस्तों 1.33 होता है। ठीक है, कांच की यदि बात किया जाए प्यारे दोस्तों तो 1.5 होता है, और हीरा का जो होता है यहाँ पर 2.42, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तनांक हीरा का होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ प्यारे दोस्तों, और ये आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। ओके, ऑप्शन ए स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी ग्राना में, ऑप्शन सी केंद्रक यानी न्यूक्लियस में, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति यानी शेल वॉल में। बहुत ही जबरदस्त और शानदार छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है। इन चारों ऑप्शंस में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ग्राना। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्राना यानी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। यहाँ एटीपी और NADPH बनते हैं। अंधकार अभिक्रिया यानी कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ग्रेना की बात किया जाए तो ये लाइट रिएक्शन होता है। क्या? लाइट रिएक्शन। ठीक है, और स्ट्रोमा की बात किया जाए यहाँ पर तो ये जो होता है डार्क रिएक्शन होता है। ध्यान में रखिएगा, डार्क रिएक्शन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विटामिन B12 पौधों द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, ऑप्शन सी मानव हृदय में 3 कक्ष होते हैं, इंसुलिन यकृत द्वारा स्रावित होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर जरूर दे, कमेंट बॉक्स में जरूर करें प्यारे दोस्तों इसका उत्तर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी इस लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल यानी लाइफ पीरियड जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है RBC का तो 120 दिन होता है। ठीक है, RBC का जो
जीवन काल यानी लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यदि बात किया जाए यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी का औसत जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। पुरानी आरबीसी का विनाश मुख्यतः प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। यदि बात किया जाए अनदर ऑप्शन की प्यारे दोस्तों, तो विटामिन B12 मुख्यतः सूक्ष्मजीव बनाते हैं, पौधे नहीं। मानव हृदय में क्या होता है? 3 कक्ष नहीं, कितना कक्ष होता है? 4 कक्ष पाया जाता है। और यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन यकृत द्वारा स्रावित होता है, तो ये नहीं, गलत है, क्योंकि इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से होता है प्यारे दोस्तों के। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन द्वारा एटीपी का सर्वाधिक निर्माण होता है। ऑप्शन ए इज राइबोसोम, ऑप्शन बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इज गोल्जी तंत्र, ऑप्शन डी लाइसोसोम। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। यानी निम्नलिखित में किस कोशिकांग में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन द्वारा एटीपी का सर्वाधिक निर्माण होता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, तो ऑप्शन नंबर तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन द्वारा एटीपी का सर्वाधिक निर्माण होता है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर निम्नलिखित में किस रक्त वाहिका की दीवार सबसे अधिक मोटी होती है? ऑप्शन ए सीरा यानी वेन, ऑप्शन बी धमनी यानी आर्टरी, ऑप्शन सी केशिका यानी कैपिलरी, ऑप्शन डी वेन्यूल यानी वेन्यूल। चलिए तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 का आपके लिए टास्क है ये कि ये जो है निम्नलिखित में किस रक्त वाहिका की दीवार सबसे अधिक मोटी होती है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, और निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ब्लू विट्रियोल कहलाता है? बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज CuSO4 5H2O, ऑप्शन बी FeSO4 7H2O, ऑप्शन सी ZnSO4 7H2O, ऑप्शन डी MgSO4 7H2O। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों ब्लू विट्रियोल जो होता है वो कौन सा कहलाता है, कौन सा यौगिक जो है हमारा ये जो है ब्लू विट्रियोल कहलाता है। तो यदि सही उत्तर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए यानी CuSO4
5H2O जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। इसका रंग जो होता है नीला होता है। ठीक है, चलिए, तो FeSO4 7H2O जो होता है ग्रीन विट्रोल होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ग्रीन विट्रोल होता है। और ZnHO4 जो होता है हमारा वाइट, क्या होता है? वाइट विट्रियोल होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किस स्रोत से आती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल H2O, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन की किस स्रोत से आती है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी H2O जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रकाश अभिक्रिया में जल का फोटोलिसिस होता है, इसी से ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, विद्युत बल्ब में किया जाता है ताकि टंगस्टन फिलामेंट जल्दी ना जले। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है ताकि टंगस्टन फिलामेंट जल्दी ना जले? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एवं आर्गन का मिश्रण, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है ताकि टंगस्टन फिलामेंट जल्दी ना जले। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन एवं आर्गन का मिश्रण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात किया जाए ऑक्सीजन होने पर फिलामेंट जल जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑर्गन और नाइट्रोजन निष्क्रिय गैसें हैं जो फिलामेंट के वाष्पीकरण को क्या करती है? कम करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज थायराइड को, ऑप्शन बी इज अग्नाशय को, ऑप्शन सी इज पिट्यूटरी को, ऑप्शन डी इज एड्रीनल ग्रंथि को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। ओके, तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी मास्टर ग्लैंड जो होता है उसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन ए इज मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी एड्स। अब इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की पुष्टि करें, सही उत्तर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों।
कि ये जो है हमारा निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी जीवाणु से होने वाला जो है टाइफाइड होता है प्यारे दोस्तों। तो टाइफाइड का कारक जीवाणु साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, टाइफी है। यदि बात किया जाए मलेरिया की प्यारे दोस्तों, तो यह क्या होता है, प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। डेंगू की बात किया जाए तो वायरस के कारण होता है, और एड्स की बात किया जाए तो HIV वायरस के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है प्यारे दोस्तों, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर बंदूक चलाना, रॉकेट का उड़ना, नाव से किनारे कूदना, ये जो है हमारा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्रिया एवं प्रतिक्रिया सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में किसकी कमी से पौधों में की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं? ठीक है, क्लोरोसिस हो जाती हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी से, ऑप्शन बी फास्फोरस की कमी से, ऑप्शन सी पोटेशियम की कमी से, ऑप्शन डी कैल्शियम की कमी से। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की पुष्टि करें, यानी सही उत्तर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में किसकी कमी से पौधों में पत्तियां पीली यानी क्लोरोसिस पड़ जाती हैं। ओके, तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन की कमी से, क्या नाइट्रोजन की कमी से, तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से पुरानी पत्तियां जो है क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। यदि बात किया जाए आयरन यानी Fe की कमी से भी क्लोरोसिस होता है, लेकिन वह सामान्यतः नई पत्तियों में पहले दिखाई देता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर प्रभावी होती हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी एक और दोनों सही है, ऑप्शन डी एक और दोनों गलत है प्यारे दोस्तों। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर प्रभावी होती हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर जो है हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, केवल एक सही है, यानी आंसर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। तो कथन एक सही है। वायरस अनिवार्य अंतःकोशिकीय परजीवी यानी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। वे केवल जीवित कोशिका के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पर सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कथन 2 क्यों नहीं होगा? कथन 2 जो है गलत है। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया पर प्रभावी होता है, वायरस पर नहीं। वायरस के लिए एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक की बात किया जाए तो बैक्टीरिया और एंटीवायरल वायरस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक ही सही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा प्यारे दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। यदि आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।